नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज हम कुछ नया चीज सीखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब समानांतर श्रेणी में हम कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अभी तक हम समानांतर श्रेणी का योग निकालने के लिए हम फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे थे, एस एन बराबर एन बटे टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1, या प्राकृतिक से शुरुआती प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला प्रयोग कर रहे थे, या शुरुआती सम संख्याओं का फॉर्मूला का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों हमें इन सबको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। हमें इन सबको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसान है, बहुत ही फायदेमंद भी, और तेजी से वो कैलकुलेट भी करके देता है। ठीक है, लेकिन कैसे किया जाए, कैसे उसका प्रयोग किया जाए, इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी हमें। तो यहाँ आपके स्क्रीन पे लिखा भी है कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विदाउट फॉर्मूला। मतलब किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब किसी भी समांतर श्रेणी का योग कैसे निकाले बिना फॉर्मूले के। तो यही चीज हमें यहाँ पर सीखना है। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट को भी मैं प्रूव कराऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो अभी तक हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, अभी तक जो हमने समांतर श्रेणी का योग निकाला है, किसी भी समांतर श्रेणी का योग जो निकाला है, उन्हीं क्वेश्चनों को फिर से हम करेंगे, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से। और आपको ये महसूस भी होगा कि कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम फॉर्मूले से कहीं तेजी से क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं, आपको ये महसूस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको चीजें समझा देता हूँ कि आखिर चीजें क्या क्या होती हैं। ठीक है, जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो चीज आप जवाब देते जाइए। ठीक है, मैं आपसे 2-3 चीजें पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए तीन टर्म है, एक A1 है, एक A2 है, एक A3 है। मैं यहाँ पर इस चीज की बात कर ही ना रहा हूँ कि समानांतर श्रेणी है कि क्या है। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ आपसे, जो वो आप बताइए। ठीक है, मैं समानांतर श्रेणी की बात फिलहाल कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कह भी देता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें अप्लाई होंगी। मान लीजिए दोस्तों तीन टर्म है, एक A1 है। मान लीजिए दोस्तों तीन टर्म है, एक A1 है, एक A2 है, एक A1 है। पहला टर्म हमारा A1 है और दूसरा टर्म हमारा A2 है। और तीसरा जो हमारा टर्म है वो A3 है। हम और भी टर्म ले सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, केवल हमें समझना है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों चार टर्म है, चार टर्म मान लेते हैं, या तीन टर्म में से काम चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों चार टर्म है, एक A1 है, एक A2 है, एक A3 है, और हमारा जो चौथा टर्म है वो A4 है। चौथा जो टर्म है हमारा A4 है। आपको कोई दिक्कत है तो भी नहीं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों चार टर्म है, एक A1 है, एक A2 है, एक A3 है, एक A4 है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं एक बात बताइए, मैंने चार टर्म है, एक A1 है, एक A2 है, एक A3 है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो चारों टर्म है, इन चारों टर्मों का औसत तीन है। मैंने कहा कि ये चार टर्म है, एक A1 है, एक A2 है, और एक A3 है, एक A4 है, और इन चारों टर्मों का जो औसत है वो तीन है। इसका मतलब बता दीजिए। अगर चार टर्म हमारे A1, A2 और A3 और A4 का औसत तीन है, तो इसका मतलब बता दीजिए। कहोगे देखिए, अगर इन चारों टर्मों का औसत तीन है, तो इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक की वैल्यू तीन है। मैंने कहा अगर ये चारों टर्म हमारे A1, A2, A3, A4 का औसत तीन है, तो इसका मतलब बता दीजिए। तुरंत आपने कहा भैया इसका मतलब यही है कि अगर इन चारों टर्मों का औसत तीन है, तो इसका मतलब ये है कि पहले वाले टर्म की वैल्यू तीन है, दूसरे वाले टर्म की वैल्यू भी तीन है, तीसरे वाले टर्म की वैल्यू भी तीन है, चौथे वाले टर्म की वैल्यू भी तीन है। समझ में आया? हो गया। हाँ, एक बात बताइए दोस्तों, ये जो चारों टर्म है, इनमें से प्रत्येक की वैल्यू है कितनी? कहोगे देखिए, चारों टर्मों का औसत देखा जाए तो तीन है। कहोगे देखिए, चारों टर्मों का औसत देखा जाए तो तीन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये चारों में से प्रत्येक टर्म की जो वैल्यू है वो तीन है। प्रत्येक टर्म की वैल्यू तीन है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, मैंने कहा कि अगर चारों में से प्रत्येक टर्म की वैल्यू तीन है, तो चारों टर्म की वैल्यू कुल कितनी होगी? कहोगे चारों टर्म की वैल्यू देखा जाए तो 12 होगी। कुल मिलाकर 12 होगी। कुल मिलाकर चारों टर्म की वैल्यू क्या होगी? 12 होगी। हाँ। अगर दोस्तों चारों टर्म की कुल वैल्यू मिलाकर 12 है, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो टर्म लिखी गई है, जो चारों टर्म है, इनका योग 12 है। अगर दोस्तों इन चारों टर्मों की कुल वैल्यू मिलाकर 12 है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो चारों टर्म है, इनका योग क्या होगा? 12 होगा। इनका योग 12 होगा। आपको समझ में आया? हाँ, हमें समझ में आ गया। आप चाहे जो एग्जाम्पल लीजिए, यही होगा प्रोसेस। आपको कुछ चीजें समझ में आई? तो हाँ, ये चीजें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई जो आप समझाना चाह रहे हैं।
दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों लोगों को ध्यान नहीं रहता है, वास्तव में हम इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। ये जो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेस समानांतर श्रेणी का योग निकालेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा रोल रहने वाला है, इसी कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा रोल रहने वाला है। लेकिन कॉन्सेप्ट को प्रयोग करने से पहले हमें कुछ और चीजें सीखनी पड़ेंगी। ये चीजें मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता रहता है और इन सब के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन क्या है, दिमाग में आता नहीं है। ठीक है, तो पहले आइए हम एक कॉन्सेप्ट और सीखने की कोशिश करते हैं। ये तो फिलहाल समझ में आ गया, छोटी सी चीजें थी, हर कोई पता है, अपने आप ही दिमाग से बना सकता है इस चीज को। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने कुछ लिखा गया है, आपके सामने कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है आप पढ़िए, होगा देखिए। लिखा गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद ए है तथा आखिरी पद एल हो, कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा आखिरी पद एल हो, तब उस समानांतर श्रेणी का जो औसत होता है, औसत जो होता है पहले और आखिरी टर्म का आधा के बराबर होता है। कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा आखिरी पद एल हो, तब उस समानांतर श्रेणी जो हमारा ए1 ए2 ए3 ए4 डॉट 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 एल तक है, उसका जो औसत होगा पहले और आखिरी टर्म में, पहला टर्म हमारा ए है, आखिरी टर्म हमारा एल है, पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होगा। ये कॉन्सेप्ट यही कहना चाह रहा है। ठीक है, मैं समझा देता हूं, उसके बाद मैं इस चीज को प्रूव भी करवाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जिससे आपको रटने की जरूरत ना पड़े, कि भैया रटना पड़ रहा है, ऐसा ना हो। ठीक है, मैं पहले समझा देता हूं कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। जैसे दोस्तों मान लीजिए दोस्तों एक समांतर श्रेणी है, मान लीजिए दोस्तों एक समांतर श्रेणी है ए1, एक समांतर श्रेणी है ए1 ए2। मान लीजिए दोस्तों एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला टर्म हमारा ए1 है, दूसरा टर्म हमारा ए2 है, तीसरा टर्म हमारा ए3 है, तीसरा टर्म हमारा ए3 है, चौथा टर्म हमारा ए4 है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जो आखिरी वाला टर्म है, इसी प्रकार दोस्तों जो आखिरी वाला टर्म है मान लीजिए एल है। इसी प्रकार जो मान लीजिए दोस्तों आखिरी वाला जो टर्म है इस समांतर श्रेणी का, जो आखिरी वाला टर्म है वो एल है, एल है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों एक समांतर श्रेणी जिसका पहला टर्म हमारा ए1 है, दूसरा टर्म हमारा ए2 है, तीसरा टर्म हमारा ए3 है और चौथा टर्म हमारा ए4 है, और इसी प्रकार इस समांतर श्रेणी का आखिरी टर्म एल है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ये जो समांतर श्रेणी है इसका एवरेज जो होगा, इसका औसत जो होगा, ऐसी स्थिति में दोस्तों इस समांतर श्रेणी का जो एवरेज होगा या औसत होगा, वो पहला टर्म हमारा ए1 और आखिरी टर्म एल, पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों इस समांतर श्रेणी का जो औसत होगा पहले और आखिरी, पहला टर्म क्या कहोगे, पहला पद हमारा ए है और आखिरी पद क्या कहोगे, एल है। तो पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर होगा। जो समांतर श्रेणी है इसका योग जो होगा पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के बराबर होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत ही इस वास्तव में जो मैं बता रहा हूं, ये चीज जो मैंने आपको बताया है इसका बहुत ज्यादा रोल है, और पीछे जो अभी को मैंने बताया था इससे पहले उसका दो ही चीज का रोल है, और कुछ नहीं है, ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई तो हाँ, ये चीजें हमें समझ में आ गई। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया किसी भी समांतर श्रेणी के पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधा जो होता है, जोड़ का जो आधा होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि किसी समांतर श्रेणी का जो औसत होता है पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर होता है। किसी भी समांतर श्रेणी का औसत जो होता है पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। हो गया, हाँ, ये चीज हमें अच्छी तरह से ध्यान रहेगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को प्रूव करवा रहा हूँ कि आखिर ये कैसे हो रहा है, आपको रटने की थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, तब आइए दोस्तों ये चीज कैसे हो रहा है, आइए इस चीज के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, दोस्तों हम यहाँ पर समझेंगे कि आखिर ये चीज कैसे हो रहा है। क्यों मैं आखिर ऐसा कह रहा हूँ कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत होता है, एवरेज जो होता है पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधे के बराबर होता है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये भी तो जानना जरूरी है। तो हाँ, ये भी जानना जरूरी है, तो आइए हम इस चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला टर्म हमारा ए1 है। दूसरा टर्म हमारा ए2 है, तीसरा टर्म हमारा ए3 है, चौथा टर्म हमारा ए4 है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इस समांतर श्रेणी में कुल मिलाकर n टर्म है।
इसी प्रकार दोस्तों इस समानांतर श्रेणी में कुल मिलाकर n टर्म है। कितने टर्म है? n टर्म है। इसी 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 प्रकार दोस्तों इस समानांतर श्रेणी में कुल मिलाकर n टर्म है। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एक समानांतर श्रेणी हमारा है A1। मान लीजिए दोस्तों एक समानांतर श्रेणी हमारी है जिसका पहला टर्म हमारा A1 है, दूसरा टर्म हमारा A2 है, तीसरा टर्म हमारा A3 है, चौथा टर्म हमारा A4 है। इसी प्रकार कुल मिलाकर इस समानांतर श्रेणी में n टर्म है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों आप मुझे बताइए, ये एक समानांतर श्रेणी हो गया। हाँ, ये एक समानांतर श्रेणी हो गया। हाँ, ये एक समानांतर श्रेणी है। दोस्तों आप मुझे बताइए, ये एक समानांतर श्रेणी है कि नहीं हो गया? हाँ, ये एक समानांतर श्रेणी है। अगर ये एक समानांतर श्रेणी है तो इस समानांतर श्रेणी का nवां टर्म क्या होगा? देखिए, अगर ये एक समानांतर श्रेणी है, मैंने कहा हाँ, देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है, किसी भी समानांतर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है, nवां जो टर्म होता है a प्लस n-1d के बराबर होता है। तो वे देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है a प्लस n-1d के बराबर होता है। हाँ तो हाँ, a प्लस n-1d के बराबर। अगर दोस्तों nवां टर्म हमारा a प्लस n-1d के बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो समानांतर श्रेणी है, इसका आखिरी टर्म a प्लस n-1d है। इसका आखिरी टर्म a प्लस n-1d है। हाँ तो अगर दोस्तों मैंने कहा कि एक समानांतर श्रेणी है जिसका पहला टर्म हमारा A1 है, दूसरा टर्म हमारा A2 है, तीसरा टर्म हमारा A3 है, चौथा टर्म हमारा A4 है। इसी प्रकार इस समानांतर श्रेणी में n टर्म है। मैंने आपसे पूछा कि ये जो समानांतर श्रेणी है, ये जो समानांतर श्रेणी है इसमें अगर n टर्म है तो nवां टर्म में क्या होगा? तुरंत आपने कहा भैया इस समानांतर श्रेणी का nवां जो टर्म होगा a प्लस n-1d के बराबर होगा। मतलब इस समानांतर श्रेणी का जो nवां टर्म होगा या आखिरी टर्म होगा वो a प्लस n-1d होगा। हाँ, आखिरी टर्म क्या होगा? इस समानांतर श्रेणी का आखिरी टर्म में क्या होगा? इस समानांतर श्रेणी का आखिरी टर्म में देखा जाए तो a प्लस n-1d होगा। आपको मेरी बात यहाँ पर समझ में आई? हाँ, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। ठीक है, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। दोस्तों इस समानांतर श्रेणी का पहला पद क्या होगा? इस समानांतर श्रेणी का पहला पद मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, आखिर हो क्या रहा है ये आपको साफ साफ दिखाई दे, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये क्या है? इस समानांतर श्रेणी का आखिरी पद है। ये a प्लस n-1d जो है इस समानांतर श्रेणी का आखिरी पद है। हाँ, यहाँ आखिरी पद है। और पहला पद क्या है? देखिए इस समानांतर श्रेणी का पहला पद जो है वो a है। a1 को आप a मान लीजिए। ठीक है, a1 को आप a मान लीजिए। इस समानांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? a है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों इस समानांतर श्रेणी का आखिरी पद क्या होगा? इस समानांतर श्रेणी का आखिरी पद या nवां टर्म जो है वो a प्लस n-1d है। और पहला पद क्या है? इस समानांतर श्रेणी का होगा, इस समानांतर श्रेणी का पहला पद जो है a। ये बातें आपको समझ में आ गई है? हाँ, आप मुझे बताइए ये क्या थी? ये एक समानांतर श्रेणी है। हाँ दोस्तों, ये क्या है? समानांतर श्रेणी है। दोस्तों ये जो समानांतर श्रेणी है, समानांतर श्रेणी है इसका योग क्या होगा? तो देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है, देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है, किसी भी समानांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है n/2 2a प्लस n-1d के बराबर होता है। हाँ, n-1d के बराबर होता है। मैंने कहा ये जो समानांतर श्रेणी है इनके सभी टर्मों का योग क्या होगा? देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी के n टर्मों का योग जो होता है, किसी भी समानांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है वो बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d के बराबर होता है। आप मेरी बात से सहमत हैं? यहाँ तक हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों ये जो समानांतर श्रेणी है इनका योग क्या होगा? इस समानांतर श्रेणी का n टर्मों का जो योग होगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d के बराबर। ये बातें आपको समझ में आ रही है? हाँ, ये बातें हमें समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए इस समानांतर श्रेणी का औसत क्या होगा? देखिए अगर हमें इस समानांतर श्रेणी का औसत निकालना है, देखिए इस समानांतर श्रेणी का अगर हमें औसत निकालना है तो इन सभी टर्मों को हमें जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने पर जो आएगा उसको कुल टर्मों की संख्या से भाग देना पड़ेगा, हमें औसत मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। देखिए
कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इस सीरीज में कुल मिलाकर एन टर्म है। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए इस सीरीज में कुल मिलाकर देखा जाए तो एन टर्म है, और इन सभी कहोगे देखिए इस सीरीज में देखा जाए कहोगे देखिए जो समांतर श्रेणी लिखा गया है इस सीरीज में, कहोगे देखिए इस सीरीज में देखा जाए तो कुल मिलाकर एन टर्म है, और एन टर्मों का जो योग है कहोगे देखिए 1 मिनट रुक कहोगे देखिए अगर आपको औसत निकालना है, कहोगे देखिए अगर आपको औसत निकालना है तो ये जो एन टर्म है इनका योग को कुल टर्मों की संख्या से भाग देना पड़ेगा, आपको औसत मिल जाएगा। मैंने ठीक है, कहोगे देखिए एन जो टर्म है इनका योग देखा जाए तो ये है। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए अगर मैं इस योग को, ये जो इन सभी का योग है, अगर मैं इनके योग को कुल टर्मों की संख्या मतलब अगर मैं एन से भाग दे देता हूं तो मुझे वास्तव में इस समांतर श्रेणी का औसत मिल जाएगा। ये क्या निकल कर आया कहोगे, ये वास्तव में एवरेज निकल कर आ गया, औसत निकल कर आ गया। इस समानांतर श्रेणी का औसत निकल कर आ गया, इस समानांतर श्रेणी का औसत निकल कर आ गया। हाँ, इस समानांतर श्रेणी का क्या निकल कर आया, औसत निकल कर आया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है तो ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं, अब दोस्तों मैं यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको चित्र किस पता है दोस्तों, एन से एन कैंसिल हो जाएगा कहोगे हाँ, एन से एन कैंसिल हो जाएगा कहोगे हाँ, एन से एन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसे भी सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। अगर दोस्तों मैं अंदर 2 की मल्टीप्लाई जो 1/2 है, अगर 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 मिनट हो जाइए, 1 मिनट में इसे और ऊपर लिख देता हूँ। अच्छा तो भाई देखिए 1/2 के अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या, अच्छा एक बात बताइए, इसे मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2a को मैं 2 भागों में तोड़ सकता हूँ, a प्लस a में कहोगे हाँ, 2 भागों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसे जो ये 2a लिखा है, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ a प्लस n-1d लिख सकता हूँ कहोगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे मैंने दोस्तों तोड़ दिया, 2a को तोड़ दिया 2 भागों में और तोड़ के लिख लिया मैंने a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस ए प्लस ए, और इसे मैंने लिख दिया ए प्लस ए, और इस चीज को मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो गई। इस चीज को दोस्तों मैंने इस रूप में लिख दिया, आपको कोई दिक्कत हो गई। और ये 1/2 था जो अपोन में, जो 1/2 था इसे मैंने वैसे लिख दिया, इसे मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। दोस्तों अगर मैं इस चीज को ब्रैकेट में बंद कर दूं तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, ब्रैकेट में अगर नहीं बंद करना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप ये क्या है कहोगे, ये वास्तव में पहला टर्म है। और दोस्तों आपने यहाँ पर एक बात बताइए, इस सीरीज ये जो समांतर श्रेणी थी इसका आखिरी टर्म क्या था कहोगे, इसका आखिरी टर्म में देखा जाए तो a प्लस n-1d। तो दोस्तों ये क्या दिख रहा है, a प्लस n-1d, ये कुछ और थोड़ी ना है, इस समांतर श्रेणी का आखिरी टर्म ही तो है कहोगे हाँ। दोस्तों आप ये जो समानांतर श्रेणी था इसका आखिरी टर्म क्या था कहोगे, इसका आखिरी टर्म में देखा जाए तो a प्लस n-1d था। अगर आखिरी टर्म हमारा a प्लस n-1d है तो मैं कह सकता हूँ कि ये वास्तव में कुछ और नहीं, ये वास्तव में आखिरी टर्म लिखा गया है हाँ, इस समानांतर श्रेणी का। और ये क्या था कहोगे, पहला टर्म में था। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एवरेज कुछ और नहीं है, एवरेज कुछ और नहीं है, या है इस समानांतर श्रेणी का एवरेज कुछ और नहीं है, पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर है। पहला टर्म हमारा a है और आखिरी टर्म हमारा a प्लस n-1d है हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस समानांतर श्रेणी का एवरेज जो है कुछ और नहीं है, पहले और आखिरी टर्म के, पहले और आखिरी, पहला टर्म हमारा a है और आखिरी टर्म हमारा a है, पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर है। पहले और आखिरी, पहला टर्म हमारा ये हो गया, आखिरी टर्म ये हो गया, और इन दोनों का जोड़ ये हो गया और आधा ये हो गया। तो पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर, पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर है हाँ। तो यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है, आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, एक बात बताइए, मैं यहीं से बना देता हूँ, ठीक है, जिससे मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। मान लीजिए दोस्तों, अगर दोस्तों मैं इसे आखिरी टर्म में, जो हमारा आखिरी टर्म a प्लस n-1d है, जो हमारा आखिरी टर्म हमारा a प्लस n-1d है, इसे मैं
एल कह दूं तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर मैं इसे एल कह दूं, एल फॉर होता है लास्ट, एल फॉर होता है लास्ट। अगर दोस्तों मैं ए प्लस एन माइनस वन डी जो आखिरी टर्म है इसे एल कह दूं तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, नहीं दिक्कत है। तो यहां पर अगर मैं एल कहता हूं तो मुझे प्राप्त होगा ए प्लस एल। क्या प्राप्त होगा? ए प्लस एल। यहां से दोस्तों ये आपको चित्र में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो एवरेज इस समांतर श्रेणी का जो एवरेज है, इस समांतर श्रेणी का जो एवरेज है वास्तव में किसके बराबर होगा? पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के, पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर है। पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर है। पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। आपने यहाँ पर खुद देखा कि ये जो समांतर श्रेणी है दोस्तों, आपने यहाँ पर खुद देखा कि इस समांतर श्रेणी का जो औसत है पहले और आखिरी टर्म के, पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर आया है। यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बन जाता है दोस्तों, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि किसी भी समांतर श्रेणी का, यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत होता है, एवरेज जो होता है, पहले और आखिरी टर्म के आधे के बराबर होता है। पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर होता है, ठीक है। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रहेगी। हो गया। हाँ दोस्तों, दो चीजें मैंने आपको समझाई है। एक तो पहले, इससे पहले एक चीज मैंने समझाया, उसका बहुत ज्यादा रोल रहने वाला है, और ये जो मैंने आपको समझाया है इसका बहुत ज्यादा रोल रहने वाला है, अगर आपको कॉन्सेप्ट से चलना है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले को स्किप करना है तो, अगर फॉर्मूला ध्यान रहता है अच्छी बात है, उसका भी अच्छे यूज होता है तेजी से निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ध्यान रहता है और अच्छी बात है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होगा, आप एक ही कॉन्सेप्ट सीखोगे लेकिन हर क्वेश्चन पे बार करोगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप हर क्वेश्चन पे बार करोगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप हर क्वेश्चन पे बार नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो एक फॉर्मूले से आप हर क्वेश्चन में बार नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्सेप्ट में यही है, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, ठीक है। तो आइए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमारे अंदर क्लियरिटी आ सके, ठीक है। जिससे हमारे अंदर क्लियरिटी आ सके, जिससे हमें विश्वास भी हो सके कि हाँ हमारा नियम काम कर रहा है, हमारा नियम काम कर रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या कहना चाह रहा है पहला क्वेश्चन को, देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि एपी का प्रथम पद, कह रहा है एपी का मतलब होगा समांतर श्रेणी। कह रहा है कि एपी का प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रम से 107 और 253। कह रहा है एक एपी है, उसका प्रथम पद जो है 107 है और आखिरी टर्म जो है 253 है। हाँ, कह रहा है यदि उसके 5 पद श्रृंखला में हो, कह रहा है कि यदि उसके 5 पद श्रृंखला में हो तो इसका योगफल ज्ञात करिए, इसका योगफल ज्ञात करिए। हाँ दोस्तों, एक एपी है और उसमें कुल मिलाकर 5 टर्म है। क्या है? 5 टर्म है। दोस्तों जो एपी है उसका पहला पद देखा जाए तो 107 है और आखिरी टर्म देखा जाए तो 253 है। हाँ, कह रहा है कि वो जो पांचों टर्म है, वो जो समांतर श्रेणी में पांचों टर्म लिखे गए हैं उनका योग क्या होगा, ये तो पूछ रहा होगा। हाँ ठीक है दोस्तों जो समांतर श्रेणी है दोस्तों, एक समांतर श्रेणी है और उसमें कुल मिलाकर 5 टर्म है, जिसका पहला टर्म देखा जाए तो 107 है, पहला टर्म देखा जाए तो 107 है और आखिरी टर्म देखा जाए तो 253 है। आखिरी टर्म 253 है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी है, अगर उसका पहला टर्म हमारा 107 है और आखिरी टर्म में 253 है, तो उस समांतर श्रेणी का एवरेज क्या होगा? देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है, देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत होता है, पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर होता है। मतलब देखा जाए तो पहले और आखिरी टर्म का जोड़ जो है वास्तव में अभी तो 7 3 10 6 360 के बराबर है। मैंने कहा मुझे ये मत बताइए पहले और आखिरी टर्म का जोड़ क्या होगा, मुझे बताइए इस समांतर श्रेणी है उसका औसत क्या होगा। देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत होता है पहले और आखिरी टर्म के जोड़ तो यह है, हाँ जोड़ के आधे के बराबर होता है। मतलब देखा जाए तो जो समांतर श्रेणी है उसका औसत देखा जाए तो ये होगा 360/2 होगा। आप डिवाइड करना चाह रहे हो तो डिवाइड करके बना सकते हो। इस प्रकार आपने कहा कि ये जो समांतर श्रेणी है उसका औसत देखा जाए तो 360/2 होगा। हाँ 360/2 होगा। अगर दोस्तों जो समांतर श्रेणी है, दोस्तों समांतर श्रेणी जो है उसमें 5 टर्म है कहोगे, हाँ, और उन पांचों का औसत देखा जाए तो कितना है कहोगे, उन पांचों का औसत देखा जाए तो इतना है। हाँ, अगर दोस्तों जो समांतर श्रेणी है उनमें से 5 टर्मों का औसत ये है तो मैं कह सकता हूं कि अगर 5 टर्मों का औसत ये है, तो मैं कह सकता हूं उनमें से प्रत्येक की वैल्यू ये है। हाँ, एक बात बताइए दोस्तों, जो समांतर श्रेणी है उनमें से प्रत्येक की वैल्यू क्या है कहोगे, इतनी है। अगर प्रत्येक की वैल्यू इतनी है तो पांचों की वैल्यू कितनी होगी कहोगे, पांचों की वैल्यू इतनी होगी। हाँ, पांचों की वैल्यू कितनी होगी, इतनी ही तो होगी कहोगे। हाँ ठीक है, अब गुणा भाग कर लेते हैं,
आप गुणा भाग कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों 18 180 आएगा, 180 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 900, मतलब हो गया, मतलब यही है कि पांचों की वैल्यू जो होगी 900। अगर दोस्तों पांचों की वैल्यू 9 है, दोस्तों जो समानांतर श्रेणी है उसमें 5 टर्म है और उनकी वैल्यू कुल मिलाकर 900 है। अगर कुल वैल्यू मिलाकर 900 है तो हम कह सकते हैं कि ये जो एपी में कुल मिलाकर पांचों टर्म है, उनका योग जो होगा 900 होगा। उनका योग जो होगा वो वास्तव में 900 होगा। उनका योग जो होगा 900 होगा। बताइए आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ तो ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर कैसे मैंने अप्लाई किया, क्या मैंने यहाँ पर फॉर्मूला प्रयोग किया, कहोगे नहीं। केवल अपने कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया हूँ, कहोगे हाँ हमने केवल कॉन्सेप्ट का ही प्रयोग किया है, हमने केवल कॉन्सेप्ट का ही प्रयोग किया है। थोड़ा विश्वास आपको हुआ, कहोगे हाँ हमें विश्वास हुआ, ठीक है। अब आइए दोस्तों, और हम क्वेश्चन लेकर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो मैंने हल्का क्वेश्चन रखा, थोड़ा इसलिए रखा कि जिससे आपको समझ में आ जाए, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है, ठीक है। इसलिए मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने रखा है, ठीक है। लेकिन अब हम सीरीज की बात करेंगे, जो हमने अभी तक क्वेश्चन सोल्व किए थे, मैं फॉर्मूले के माध्यम से उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, ठीक है। उन क्वेश्चनों को जिक्र करेंगे। ये तो मैंने वैसे रख दिया कि जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी, ठीक है, अब फॉर्मूले का प्रयोग नहीं, ठीक है। कह रहा है कि किसी भी समानांतर श्रेणी 6 12 18 24 डॉट 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 डॉट, कह रहा है कि कह रहा है डॉट 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 300 तक लिखा है, कह रहा है कि उसका बताइए योग क्या होगा। हाँ हाँ दोस्तों, आपके सामने एक नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है और नंबरों की श्रृंखला में पहला टर्म जो दिया है 6 दिया है। नंबरों की दोस्तों आपके सामने एक नंबरों की श्रृंखला दी गई है और जिसका पहला टर्म हमें 6 दिया है, पहला टर्म हमें 6 दिया है, दूसरा टर्म हमें 12 दिया है, दूसरा टर्म हमें 12 दिया है, तीसरा टर्म हमें दिया है 18 और चौथा टर्म हमें दिया है 24, चौथा टर्म हमें दिया है 24। हाँ, और इसी प्रकार आखिरी टर्म हमें दिया है, इसी प्रकार आखिरी टर्म हमें दिया है कितना, आखिरी टर्म हमें दिया है 300। कह रहा है ये जो नंबरों की श्रृंखला है इसका और योग बताइए, इसका योग बताइए। कह रहा है ये जो नंबरों की श्रृंखला है इसका योग बताइए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो नंबरों की श्रृंखला है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ये जो नंबरों की श्रृंखला है इसका योग बताइए, ठीक है। तो आइए हम योग निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए ये किस प्रकार की श्रृंखला है, क्योंकि जो हमने मेथड सीखा था वो समानांतर श्रेणी के लिए ही फॉलो होता है और किसी के लिए नहीं फॉलो होगा, और किसी के लिए फॉलो नहीं होगा, ठीक है, और किसी के लिए फॉलो नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये किस प्रकार की श्रृंखला है, किस प्रकार की श्रृंखला है। सबसे पहले आप मुझे बताइए किस प्रकार की श्रृंखला है, तो देखिए, तो देखिए 1 मिनट रुक जाइए भैया जी, ठीक है। किस प्रकार की श्रृंखला है, तो देखिए यहाँ पर पहला टर्म देखा जाए तो 6 आया, उसके बाद 12 आया, उसके बाद 18 आया, उसके बाद 24 आया, इसके बाद आएगा 30। हाँ तो इस प्रकार आपने कहा, तुरंत आपने देख कर कहा कि भैया देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो प्रत्येक दो टर्मों के बीच का अंतर, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो प्रत्येक दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर क्या है, सेम है। और जब किसी भी सीरीज के प्रत्येक दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, मतलब ये हमारा एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी होने, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बात बताइए दोस्तों, इस समानांतर श्रेणी में कुल कितने टर्म है, देखिए, तो देखिए जब किसी नंबर की सीरीज लिखी होती है, देखिए जब किसी नंबर के मल्टीपल की सीरीज लिखी होती है, देखिए जब किसी नंबर की मल्टीपल की सीरीज लिखी होती है तो ऐसी स्थिति में हमें टर्मों की संख्या पता करना बहुत आसान होता है। ऐसी स्थिति में हमें टर्मों की संख्या पता करना आसान होता है। मैंने कहा बताइए, ये मत बताइए कि टर्मों की संख्या बताना आसान होता है, मुझे बताइए कितने टर्म है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 के मल्टीपल की सीरीज लिखी गई है, अगर हमें यहाँ पर 6 के मल्टीपल की सीरीज लिखी गई है और हमें पता करना कुल टर्मों की संख्या क्या होगी, तो हमें 6 से वास्तव में 300 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल कर आएगा, निकल कर आएगा 50। क्या निकल कर आएगा, 50 निकल कर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, मतलब इस सीरीज में देखा जाए तो कुल मिलाकर 50 टर्म है, मतलब हमें 50 टर्मों का योग निकालना है। हाँ 50 टर्मों का योग निकालना है, हमें कुल मिलाकर 50 टर्मों का योग निकालना है, ठीक है दोस्तों। ये एक समानांतर श्रेणी है, हाँ ये एक समानांतर श्रेणी है, ये एक समानांतर श्रेणी। आप मुझे बताइए इस समानांतर श्रेणी का एवरेज क्या होगा। देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है या औसत होता है पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर होता है। मैंने कहा ये मत बताइए, मुझे बताइए एवरेज क्या होगा। देखिए पहला टर्म हमारा 6 है, आखिरी टर्म हमारा 300 है। इस प्रकार देखा जाए तो इस समानांतर श्रेणी का जो औसत होगा, इस समानांतर श्रेणी का जो औसत होगा 306/2 होगा, 306/2 होगा। मैंने कहा ठीक है,
अगर दोस्तों इस समानांतर श्रेणी का औसत 306/2 है। अगर दोस्तों इस समानांतर श्रेणी का औसत 306/2 है, तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब यही है, अगर इस समानांतर श्रेणी का औसत 306/2 है, तो इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक की वैल्यू जो है 306/2 है। मतलब अगर मतलब ये जो 50 टर्म है, अगर इनका औसत, अगर ये जो सीरीज है इनका औसत 306/2 है, तो इसका मतलब यही है कि ये जो 50 टर्म है, इनमें से प्रत्येक की वैल्यू ये है। हाँ, अगर दोस्तों ये जो 50 टर्म है, इनमें से प्रत्येक की वैल्यू ये है, तो 50 टर्म की वैल्यू कितनी होगी? 50 टर्म की वैल्यू ये होगी। हाँ, 50 टर्म की वैल्यू ये होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों अगर मैं 2 से 50 को काटता हूं तो आएगा कितना? 25 आएगा। अब 25 की मल्टीप्लाई अगर मैं 306 से करूंगा तो क्या आएगा? देखिए 25 छक्का 150, 0.05 लिख दीजिए। 25 तिया 75, 76 50 आएगा। मतलब देखा जाए 50 टर्मों की कुल वैल्यू जो होगी 7650 होगी। अगर दोस्तों 50 टर्मों की वैल्यू 7650 होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबरों की सीरीज लिखी गई थी, ये जो समानांतर श्रेणी थी, वास्तव में इसका योग जो होगा 7650 होगा। क्या होगा? 7650। बताइए इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी नहीं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं। दो तो भैया दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी समानांतर श्रेणी, 12 29 22 22 29 36 कह रहा 22 29 36 डॉट 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 169 का योग क्या करें। तो आपके सामने एक समानांतर श्रेणी है जिसका पहला टर्म में दिया है 22, दूसरा टर्म में दिया है 29, तीसरा टर्म में दिया है 36, इसी प्रकार डॉट 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 169 तक लिखा गया है। आखिरी दिया है टर्म में 169। कह रहा है इसका योग बताइए। ठीक है, आइए हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक नंबरों की श्रृंखला दी गई है समानांतर श्रेणी, जिसका पहला टर्म हमें दिया है 22, दूसरा टर्म हमें दिया है 29, तीसरा टर्म हमें दिया है 36, और ये जो नंबरों की श्रृंखला दी गई है, इसका आखिरी टर्म में दिया गया है, 169। इसका आखिरी टर्म में दिया गया है 169 दिया गया है। कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों आपके सामने एक नंबरों की श्रृंखला दी गई है, और इस नंबरों की श्रृंखला का पहला टर्म दिया गया 22, दूसरा टर्म दिया गया 29, तीसरा टर्म दिया गया 36, इसी प्रकार इस नंबरों की श्रृंखला का आखिरी टर्म दिया गया है 169। हम लोग कह रहे हैं कि बताइए इसका योग क्या होगा। ठीक है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो श्रृंखला, ये नंबरों की जो श्रृंखला है, ये किस प्रकार की श्रृंखला को देखिए। पहली बार इस श्रृंखला का पहला जो टर्म है 22 है, दूसरा टर्म आया है 29, तीसरा टर्म हो गया 36। इस प्रकार देखा जाए तो दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम दिख रहा है, क्योंकि 36 के बाद आएगा 42, 36 के बाद 42 आएगा। एक मिनट रुक लीजिए, 43 आएगा ना? हाँ 43 आएगा। तो देखिए 36 के बाद 43 आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम है। और जब किसी भी सीरीज के दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है, तो वो वास्तव में एक समानांतर श्रेणी होती है, समानांतर श्रेणी की सीरीज होती है। मतलब ये कुछ और नहीं, एक समानांतर श्रेणी हो गया। हम तो आप मुझे बताइए, हम का नहीं, ठीक है, हमें इस सीरीज का योग निकालना है कब। यहाँ तो इस सीरीज में पहले आप मुझे बताइए कितने टर्म है, कितने टर्मों का योग निकालना है। अगर हमें इस सीरीज का योग निकालना है तो कितने टर्मों का योग निकालना है। देखिए अगर हमें ये पता करना है कि इस सीरीज में कुल कितने टर्म है, तो हमें आखिरी टर्म में से पहले टर्म को घटाना पड़ेगा। उसके बाद जितने का गैप चल रहा है उससे डिवाइड करके एक जोड़ना पड़ेगा। हमें पता चल जाएगा कि इस सीरीज में वास्तव में कितने टर्म है, मतलब कितने टर्म का योग निकालना है। मैंने कहा ठीक है। तो वह देखिए 169, आखिरी टर्म 169 है, पहला टर्म हमारा 22 है। अगर मैं घटाता हूं तो 7 और 4 147 आएगा। मैंने कहा ठीक है। कोई देखिए अगर मैं 7 से डिवाइड भी करता हूं, क्योंकि अंतर चल रहा है 7 का, तो मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 दूनी 14, 7 एक 7, 21 आया। 21 में एक जोड़ूंगा तो आएगा 22। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 22 टर्म है। क्या है? 22 टर्म है। कुल मिलाकर कितने टर्म है? 22 टर्म है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है? हमें इसका योग निकालना है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए इस समानांतर श्रेणी का औसत क्या होगा। कोई देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी का जो औसत होता है, कोई देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी का जो औसत होता है, पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर होता है। मतलब देखा जाए तो देखिए इस समानांतर श्रेणी का आखिरी टर्म में देखा जाए तो 169 है,
और पहला टर्म देखा जाए तो 22 है। इस प्रकार देखा जाए तो इस समानांतर श्रेणी का जो औसत होगा, इस समानांतर श्रेणी का जो औसत होगा 9 2 11 6 2 8 191/2 होगा, 191/2 होगा, 191/2 होगा। हाँ, देखिए, ठीक है। अगर दोस्तों इस समानांतर श्रेणी का औसत 191/2 है तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए अगर ये जो सीरीज लिखी गई है इसका औसत 191/2 है तो इसका मतलब ये है कि इनमें से प्रत्येक टर्म की वैल्यू 191/2 है। हाँ, दोस्तों कुल मिलाकर 22 टर्म है। इसका मतलब यही है कि 2200 में से प्रत्येक टर्म की वैल्यू इतनी ही हो गया। हाँ, एक बात बताइए, अगर 2200 टर्म में से प्रत्येक की वैल्यू इतनी है तो 2200 की वैल्यू कितनी होगी, 2200 की वैल्यू वास्तव में इतनी है। हाँ, क्लियर हो गया। हाँ, अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। 2 से 22 को काटूंगा तो 11, अब 11 की मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा तो क्या होगा, 1 9 है 1 10 जीरो वहां से लगे 1 9 1 10 10 का जीरो वहां से लगे 1 1 1 2, यही आएगा कि नहीं। 1 मिनट हो जाइए, बुरा भाग में गलती हो गई है। 191 इंटू 11 2101 आया, गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2101। हम यहाँ देखा जाए तो 2200 टर्म की वैल्यू कितनी हो गई, 2200 टर्म की वैल्यू 2101 है। हाँ, 2101 है, 2101 है। अगर तो 2200 टर्म की वैल्यू 2101 है तो हम कह सकते हैं कि जो सीरीज लिखी गई है, जो सीरीज लिखी गई है, इसका योग जो होगा, इसका योग जो होगा 2101 होगा। क्या होगा, 2101 होगा, 2101 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ तो दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई है। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छी तरीके से आपको समझ में आई है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी 99 कह रहा है, किसी समानांतर श्रेणी 99 93 87 डॉट 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 कह रहा है कि आज इसका आखिरी टर्म -69 है। कह रहा है योग ज्ञात करिए, कह रहा है योग ज्ञात करिए। हाँ, यही तो कह रहा है, यहाँ कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी 99 93 87 डॉट 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 -69 तक लिखा गया है, कह रहा है उसका योग बताइए, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों जो आपके सामने एक नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है, उस नंबरों की श्रृंखला का पहला टर्म 99 है, पहला टर्म हमारा 99 है। दूसरा टर्म क्या है, कहोगे दूसरा टर्म हमारा 93 है, 93 है। तीसरा टर्म क्या है, कहोगे तीसरा टर्म में देखा जाए तो 87 है, तीसरा टर्म हमारा 87 है। तीसरा टर्म क्या है, कहोगे 87 है, ठीक है। इसी प्रकार इस ये जो नंबरों की श्रृंखला लिखी है, इसका आखिरी टर्म क्या होगा, इसका आखिरी टर्म में देखा जाए, इसका आखिरी टर्म में देखा जाए तो -69 है, -69 -69 -69 है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। क्या है आखिरी टर्म में, -69 है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमें इसका ही तो योग निकालना है, इस सीरीज का ही तो योग निकालना है। हाँ, इसी सीरीज का योग निकालना है, ये जो सीरीज है इसका योग निकालना है। सबसे पहले आप मुझे बताइए ये जो सीरीज लिखी गई है किस प्रकार की सीरीज है, क्योंकि जो हमने नियम पढ़ा है, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वो समानांतर श्रेणी के लिए लागू होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए तो पहला टर्म 99 है, दूसरा टर्म 93 है, तीसरा टर्म हमारा 87 है। इसी प्रकार धीरे धीरे और घटता चला जा रहा है। तो कहोगे देखिए यहाँ पर देखा है तो प्रत्येक दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर यहाँ पर देखा है तो सेम है, पर दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम है। और जब किसी सीरीज के दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब ये कुछ और नहीं है, एक समांतर श्रेणी है। मतलब ये कुछ और नहीं है, एक समांतर श्रेणी है। हाँ, तो दोस्तों हमें ये बात पता चल गई कि भैया ये एक समांतर श्रेणी है। सब आप ये बताइए हमें इनका योग निकालना है, कहोगे हाँ इसमें कुल कितने टर्म है, कुल कितने टर्म है कि जो हमें इनका योग निकालना है। कहोगे देखिए अगर हमें ये पता करना है कि इस सीरीज में कुल कितने टर्म है तो इसके लिए हमें आखिरी टर्म में से पहले टर्म को घटाना पड़ेगा, उसके बाद जो घटाने पर जो आएगा उसको डिफरेंस जितने का चल रहा है उसे डिवाइड करके एक जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे बताइए कितने टर्म है। अगर हमें इस सीरीज का योग निकालना है तो हमें कितने टर्म का योग निकालना है, कितने टर्म का योग निकालना है। कहोगे देखिए 69 -69 में से अगर मैं 99 घटाता हूं, माइनस प्लस में मत लेना, ठीक है। हम टर्म पता कर रहे हैं, टर्म कभी माइनस प्लस में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए 69 में से अगर मैं 99 घटाऊंगा तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 9 9 18 के 18 से लगे 6 और 10 16 168। 168 को कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, 168 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 6 से, क्योंकि 6 का अंतर चल रहा है, कहोगे हाँ 6 से डिवाइड करता हूँ तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 6 दूनी 12 4 बचा 6 अठे 48 6 अठे 48 6 दूनी 12 6 अठे 48 28 आएगा, कहोगे हाँ 6 दूनी 12 6 अठे
28 6 8 48 होता है। तो क्या आया 28 आया, 28 में एक जोड़ूंगा तो आएगा 29, मतलब कुल मिलाकर देखा तो 29 टर्म है। क्या है 29 टर्म, मतलब हमें कुल मिलाकर 29 टर्मों का योग निकालना कहोगे, हाँ 29 टर्मों का योग निकालना है। आपको यहाँ तक समझ में आया कहोगे, हाँ हमें यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, हमें कुल कितने टर्मों का योग निकालना कहोगे, 29 टर्मों का योग निकालना, 29 टर्म का योग निकालना है। दोस्तों ये किस प्रकार की सीरीज है कहोगे, ये एक वास्तव में देखा जाए तो समांतर श्रेणी है। अगर ये एक समांतर श्रेणी है तो आप मुझे बताइए इस समांतर श्रेणी का औसत क्या होगा। देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत होता है पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर होता है। तो वह देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इस समांतर श्रेणी का पहला टर्म हमारा 99 है और आखिरी टर्म में देखा जाए तो 69 है। और पहले और आखिरी टर्म का अगर मैं जोड़ करता हूँ तो जीरो और 30 आएगा, और 30 का मैं आधा करता हूँ तो आएगा 30/2, मतलब देखा जाए तो इस समांतर श्रेणी का औसत जो होगा 30/2 होगा, 30/2 होगा। हाँ। अगर दोस्तों इस समांतर श्रेणी का औसत 30/2 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है अगर इस सीरीज का औसत 30/2 है तो इसका मतलब यही है कि इस सीरीज में जितने नंबर है या जितने टर्म है उनमें से प्रत्येक की वैल्यू इतनी है। हाँ दोस्तों इस सीरीज में कुल मिलाकर देखा जाए तो 29 टर्म है। इसका मतलब यही है कि इसका मतलब यही है कि इनमें से 29 टर्म में से प्रत्येक की वैल्यू 30/2 है कहोगे, हाँ। एक बात बताइए, अगर 29 टर्म में से प्रत्येक की वैल्यू 30/2 है तो 2900 की वैल्यू कितनी होगी, 2900 की वैल्यू इतनी होगी। हाँ। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, 2 से 30 को काटूंगा तो 15, और 15 की मल्टीप्लाई 29 से करूंगा तो क्या होगा, देखिए 15 नहीं में 135 के 5, 3 कैरी 15 नहीं 3 कैरी नहीं 13 कैरी, 15 नहीं में 135 के 5, 3 13 कैरी, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 30 में 1 मिनट रुक जाइए, गलती तो नहीं हो रहा है, कैसे कम हो गया। ठीक है मैं मोबाइल से कर ले रहा हूँ, गलत दिख रहा है मुझे। ठीक है आप घबराइए मत, सही है। 4 डिजिट लिख दिया हूँ ना, ऑप्शन देख रहा हूँ गलत हो रहा है। 30/99 माइनस 69 30/2 इंटू 29 435। ठीक है हम सही चल रहे थे, वो गलत टाइप हुआ है। ठीक है 435, इस प्रकार देखा जाए तो 2900 की वैल्यू जो होगी 435 होगी। अगर कुल मिलाकर दोस्तों इसमें कुल मिलाकर कितने टर्म है कहोगे, 29 टर्म है। अगर 2900 की वैल्यू 435 है तो मैं कह सकता हूँ कि जो 29 टर्म लिखे गए हैं, ये जो समांतर श्रेणी लिखी गई है, वास्तव में इनका योग जो होगा 435 होगा। क्या होगा 435 होगा। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत की परेशानी कहोगे, नहीं हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब आइए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपके लिए टाइप चेंज किया है, जिससे आपको हर चीज के बारे में जानकारी हो। हाँ वास्तव में अगर नहीं बताता तब भी आप कर लेते, क्योंकि आपको आखिरी टर्म भी तो निकालना आता है। अगर आखिरी टर्म में नहीं पता है तो आखिरी टर्म में तो निकाल सकते हो कहोगे, हाँ निकाल सकते हैं। ठीक है तो अगर नहीं करवाता तब भी चल जाता, लेकिन मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रेणी 1 3 5 7 डॉट 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 30 टर्म का योग ज्ञात करें। तो आपके सामने एक श्रेणी लिखी गई है। मैं कह ही रहा हूँ कि ये किस प्रकार की, मैं आपसे एक फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि एक श्रेणी 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, कह रहा है कि वो 30 टर्म तक है, कह रहा है उनका योग बताइए। ठीक है तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है, जिसका पहला टर्म हमें दिया है 1, दूसरा टर्म हमें दिया है 3, तीसरा टर्म हमें दिया है 5, तीसरा टर्म हमें दिया है 5, चौथा जो टर्म दिया गया है श्रृंखला का वो 7 दिया गया है। ऐसे ही कुल मिलाकर 30 टर्म लिखे गए हैं, और उनका योग पूछ रहा है। ऐसे ही कुल मिलाकर 30 टर्म लिखे गए हैं। कितने टर्म लिखे गए हैं, 30 टर्म लिखे गए हैं। 30 टर्म लिखे गए हैं। कह रहा है कि ये जो 30 टर्म लिखे गए हैं इस प्रकार जो 30 टर्म लिखे गए हैं इनका योग बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो सीरीज लिखी गई है किस प्रकार की सीरीज है, आप मुझे ये बताइए। तो देखिए यहाँ पर पहली बार 1 आया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 5 आया, उसके बाद 7 आया, उसके बाद 9 आएगा, इसके बाद आएगा 11। इस प्रकार देखा जाए तो किन्हीं भी दो, यहाँ पर देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पर गौर से देखूं तो किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम है। और जब किसी भी सीरीज के दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है तो उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। मतलब ये वास्तव में एक समांतर श्रेणी है, ये एक समांतर श्रेणी में सीरीज लिखी गई है। मतलब देखा जाए तो एक समांतर श्रेणी है। ठीक है एक बात बताइए दोस्तों, हमें इन्हीं 30 टर्मों का योग निकालना है, इस समांतर श्रेणी के 30 टर्मों का योग निकालना है कहोगे, हाँ इस समांतर श्रेणी के 30 टर्म का योग निकालना है। दोस्तों आप मुझे बताइए तीसरा टर्म क्या हुआ, ये जो समांतर श्रेणी है इसका तीसरा टर्म क्या होगा। देखिए मैंने कहा इस समांतर श्रेणी का तीसरा टर्म क्या होगा। देखिए
तो अभी देखिए कुल मिलाकर 30 टर्म है, कुल मिलाकर मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब मैं बार बार उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। वो आप पिछली क्लास में देखिए, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ, ठीक है। तो अगर देखिए इस सीरीज में कुल मिलाकर 30 टर्म है। मैंने कहा हाँ, तो अगर देखिए इस सीरीज में कुल मिलाकर 30 टर्म है। अगर मैं पहले टर्म को भूल जाऊं तो 29 टर्म बचेंगे। मैंने कहा हाँ, तो अगर देखिए यहाँ पर देखा जाए तो हर टर्म पर 2 की वृद्धि हो रही है, हर टर्म पर 2 की वृद्धि हो रही है, हर टर्म पर 2 की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार देखा जाए तो 29 टर्म पर 58 की वृद्धि हुई है, 58 की वृद्धि हुई है, 29 टर्म पर 58 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि जो हमारा 30वां टर्म है, इसका मतलब यही है, मैंने कहा इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि जो हमारा 30वां टर्म है, पहले वाले टर्म, पहला वाला टर्म क्या होगा? 1 है, पहले वाले टर्म में से 58 अधिक है। अगर हमारा तीसवा टर्म में जो है पहले वाले टर्म से 58 अधिक है, तो तीसवा टर्म हमारा क्या है? 59 है। मतलब तीसवा टर्म हमारा देखा जाए तो 59 है। तीसवा टर्म हमारा 59 है, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया ये जो समांतर श्रेणी है इसका पहला इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि ये जो समांतर श्रेणी है इसका आखिरी टर्म में 59 है और पहला टर्म 1 है। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। एक बात बताइए दोस्तों, ये जो समांतर श्रेणी है, ये जो समांतर श्रेणी है इसका औसत क्या होगा? कभी देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर होता है। पहला टर्म में देखिए इस समांतर श्रेणी का आखिरी टर्म में 59 है और पहला टर्म हमारा 1 है। इस प्रकार देखा जाए तो इस समांतर श्रेणी का जो औसत होगा 60/2 होगा, मतलब 60/2 होगा, मतलब 30 होगा। क्या होगा? 30 होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है, अगर इस समांतर श्रेणी का औसत 30 है तो इसका मतलब यही है कि इनमें से ये जो जितने टर्म है उनमें से प्रत्येक की वैल्यू 30 है। हाँ, एक बात बताइए दोस्तों, कुल मिलाकर इसमें 30 टर्म है, कहोगे हाँ, इनमें से प्रत्येक की वैल्यू दोस्तों, इनका औसत क्या है? 30 है। इसका मतलब ये है कि ये जो 30 टर्म है इनमें से प्रत्येक की वैल्यू 30 है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 30 में से प्रत्येक की वैल्यू 30 है तो 30 की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 30 की वैल्यू देखिए तो 900 होगी। क्या होगी? 900 होगी। अगर दोस्तों 30 की वैल्यू 900 है तो मैं कह सकता हूँ कि जो सीरीज लिखी गई है 30 टर्म तक, इनका योग जो होगा 900 होगा। क्या होगा? 900 होगा। तो ये यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप थोड़ा और तेजी से निकाल सकते हैं, आप थोड़ा और तेजी से यहाँ पर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? आपने ये देखा कि 58 की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है? 58 की वृद्धि हुई है। 29 टर्म पर कुल कितने की वृद्धि हुई है? 58 की वृद्धि हुई है। अब दोस्तों अगर आपको तुरंत तुरंत पहले और आखिरी टर्म का जोड़ निकालना है, पहले और, अब दोस्तों 58 की वृद्धि हो गई है, उसके बाद हम क्या करेंगे? आखिरी टर्म निकालेंगे। उसके बाद हम क्या, आखिरी टर्म निकालने के बाद हम पहले और आखिरी टर्म का जोड़ का आधा करेंगे, कहोगे हाँ। पहले और आखिरी टर्म का जोड़ करेंगे, कहोगे हाँ। दोस्तों 58 की वृद्धि हुई है, 58 की वृद्धि हुई है, कहोगे हाँ। उसके बाद 58 की वृद्धि, जब हमें 58 की वृद्धि हुई है, कहोगे हाँ। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? आखिरी टर्म निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों हम पहले और आखिरी टर्म का जोड़ करेंगे, कहोगे हाँ। तो दोस्तों 58 की जो वृद्धि हुई है यहीं से हम पहले और आखिरी टर्म का जोड़ निकाल सकते हैं। कैसे? आप कुछ मत करिए, जितने की वृद्धि हुई है उसमें पहले टर्म का दोगुना जोड़ दीजिए। पहले टर्म क्या है? कहोगे पहला टर्म 1 है। दोस्तों कुल वृद्धि हुई थी 58 की। अब पहले टर्म का अगर मैं दोगुना जोड़ता हूँ, 1 का दोगुना क्या होगा? कहोगे 2 होगा। तो 58 में 2 जोड़ूंगा तो आएगा 60। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले और आखिरी टर्म का जो जोड़ है वास्तव में 60 है। क्या है? 60 है। आपको देख रहे थे 51 और 1 का जोड़ क्या है? 60 है। हाँ, तो यहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते थे, केवल एक स्टेप आप स्किप कर सकते थे। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ तो ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी 53 60 67 53 60 67 डॉट 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 कह रहा है कि 33 पदों तक योग ज्ञात करिए, 33 पदों तक योग ज्ञात करिए। हाँ, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी 53 60 67 डॉट 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 33 पदों का योग ज्ञात करिए। हाँ, ठीक है। दोस्तों आपके सामने एक नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है, नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है जिसका पहला टर्म हमें दिया है 53। दोस्तों आपके सामने एक नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है जिसका पहला टर्म दिया है 53, दूसरा टर्म में दिया गया है 60, दूसरा टर्म में दिया गया है 60, तीसरा टर्म में दिया गया है 67, तीसरा टर्म में दिया गया है 67, तीसरा टर्म दिया गया 67, हाँ, तीसरा टर्म दिया गया 67 और ऐसे ही कुल मिलाकर 33 टर्म दिए गए हैं। कितने टर्म दिए गए हैं? पूरे 33 टर्म दिए गए हैं। ऐसे ही कुल मिलाकर 33 टर्म दिए गए हैं, 33 टर्म दिए गए हैं। कह रहा है कि ये जो 33 टर्म दिए गए हैं श्रृंखला में, इनका योग बताइए, इनका योग बताइए। हाँ, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, जो नंबरों की श्रृंखला दी गई है ये किस प्रकार से श्रृंखला को देखिए। पहला टर्म में देखा जाए तो 53 आया है, दूसरा टर्म में देखा जाए तो 60 है, तीसरा टर्म में देखा जाए तो 67 है। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं गौर से देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर गौर से देखता हूँ तो किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम है। और जब किसी सीरीज के दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब ये जो श्रृंखला लिखी गई है नंबरों की, ये वास्तव में समांतर श्रेणी में है। हाँ,
ठीक है दोस्तों, वास्तव में हमें ये जो नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है 33 टर्म तक, इनका योग ही तो निकालना है कहोगे। हाँ दोस्तों, पहला टर्म इस समानांतर श्रेणी का पहला टर्म ये है, आखिरी दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। आप मुझे बताइए इस समानांतर श्रेणी का आखिरी टर्म क्या होगा। देखिए अगर हमें आखिरी टर्म को देखिए तो देखिए हमें आखिरी टर्म निकालना है। मैंने कहा हाँ बताइए कहोगे। देखिए कुल मिलाकर 33 टर्म है। मैंने कहा हाँ कहोगे। देखिए अगर मैं पहले टर्म को भूल जाता हूँ तो 32 टर्म बचेंगे। कितने टर्म बचेंगे कहोगे? 32 टर्म बचेंगे। मैंने कहा हाँ कहोगे। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो हर टर्म पर 7 की वृद्धि हो रही है, 7 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 7 की वृद्धि हो रही है। मैंने कहा हाँ 7 की वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 32 टर्म पर 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 21 22, 224 की वृद्धि हुई होगी, 224 की वृद्धि हुई होगी। इसका मतलब है, तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है। तो वे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 33 टर्म है। अगर मैं पहले टर्म को भूल जाता हूँ तो 32 टर्म बचे हैं। मैंने कहा हाँ। तो वे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो हर टर्म पर 7 की वृद्धि हो रही है, तो 32 पर कुल मिलाकर 7 दूनी 14 की 4 7 की 224 की वृद्धि हुई होगी। इसका मतलब यही है कि जो हमारा 33वां टर्म है, पहले वाले टर्म से 53 अधिक, पहले वाले टर्म से 224 अधिक है। अगर 33वां टर्म हमारा पहले वाले टर्म से 224 अधिक है, 224 अधिक है, तो 33वां टर्म है क्या कहोगे? 224 प्लस 53 है, 224 प्लस 53 है, 224 प्लस 53 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों अब एक बात बताइए, मैंने कहा कि ठीक है 224 प्लस 53 है, 224 प्लस 53 है। आपने अच्छी बात बताई है, जो मैंने पूछा आपने बता दिया। आप मुझे बताइए ये एक समांतर श्रेणी है कहोगे। हाँ, इस समांतर श्रेणी का औसत क्या होगा कहोगे? देखिए इस समांतर श्रेणी का औसत जो होगा पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर होगा। तो पहले और आखिरी टर्म का जोड़ क्या आएगा कहोगे? देखिए वास्तव में कहोगे। देखिए पहले और आखिरी टर्म का जोड़ क्या आएगा कहोगे? देखिए पहले और आखिरी टर्म का जोड़ वास्तव में कहोगे। देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो 32 टर्म पर 224 की वृद्धि हुई थी। मैंने कहा कहोगे। देखिए अगर जितने की वृद्धि हुई है 32 टर्म पर, कहोगे देखिए 32 टर्म में कुल मिलाकर 224 की वृद्धि हुई है। अगर मैं जितने की वृद्धि हुई है उसमें पहले टर्म का दूना जोड़ देता हूँ तो मुझे पहले और आखिरी टर्म का जोड़ मिल जाएगा। तो मैंने जोड़ दिया। 53 को दूना क्या होता है? 106 होता है। किस प्रकार देखा तो पहले और आखिरी टर्म का जोड़ जो होगा वास्तव में 6 4 10 और 3 330 होगा, 330 होगा। ठीक है, मैंने कहा ये मत बताइए पहले और आखिरी टर्म का जोड़ क्या होगा। मुझे आप बताइए कि इस ये जो नंबरों की सीरीज लिखी गई थी इसका औसत क्या होगा। देखिए पहले और आखिरी टर्म की जोड़ की आधे के बराबर होता है। पहले और आखिरी टर्म का जोड़ ये है। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो नंबरों की सीरीज लिखी गई है इसका औसत देखा जाए तो 330 होगा। 330 होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है, अगर ये जो सीरीज लिखी गई है, ये जो 33 टर्म लिखे गए हैं, इनका औसत 330/2 है। तो इसका मतलब यही है कि इनमें 3300 टर्म में से प्रत्येक की वैल्यू इतनी है। अगर दोस्तों 3300 टर्म में से प्रत्येक की वैल्यू इतनी है तो 3300 की वैल्यू कितनी होगी? तो इतनी होगी। 3300 की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मल्टीप्लाई करना है, हमें केवल मल्टीप्लाई ही तो करना है कहोगे। हाँ मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5445 आएगा। क्या है? 5445 आएगा। मतलब 3300 की वैल्यू जो होगी 5445 होगी, 5445 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अगर दोस्तों 3300 की वैल्यू, अगर दोस्तों ये जो 33 टर्म लिखे गए हैं इनका पूरी वैल्यू 5445 है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो सीरीज लिखी गई है इनका जो योग होगा 5445 होगा, 5445 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यही हम आज आखिरी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई बात नहीं, आखिरी यही क्वेश्चन करेंगे बस, इसके बाद हम कल करेंगे। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 16 12 डॉट 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 में पहले 100 पदों का योग ज्ञात करें। हाँ, दोस्तों आपके सामने एक नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है। इसका पहला टर्म में दिया गया 20, दूसरा टर्म में दिया गया 16, तीसरा टर्म में दिया गया 12। ऐसे ही कह रहा है कि कुल मिलाकर अगर 100 टर्म लिखे गए हैं तो उन 100 टर्मों का योग क्या होगा, उन 100 टर्मों का योग क्या होगा। हाँ, उन 100 टर्मों का योग क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर 100 टर्मों का योग क्या होगा। दोस्तों आपके सामने एक नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है जिसका पहला टर्म दिया गया है 20, जिसका पहला टर्म दिया गया है 20। दोस्तों आपके सामने एक नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है जिसका पहला टर्म दिया गया है 20, दूसरा टर्म दिया गया है 16, तीसरा टर्म दिया गया है 12, तीसरा टर्म दिया गया है 12,
तीसरे टर्म में दिया गया है 12। कह रहा है कि इसी प्रकार कुल मिलाकर 100 टर्म दिए गए हैं, 100 टर्म दिए गए हैं, तो बताइए इनका योग क्या होगा। कह रहा है इसी प्रकार कुल मिलाकर 100 टर्म दिए गए हैं, 100 टर्म दिए गए हैं, कह रहा है कि बताइए इनका योग क्या होगा। हाँ, इनका योग क्या होगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए, हमें इसी सीरीज का तो योग निकालना है। हाँ, इसी सीरीज का योग निकालना है, ठीक है, इसी सीरीज का योग निकालना है। सबसे पहले आप मुझे बताइए ये जो सीरीज है ये किस प्रकार की सीरीज है। कहोगे देखिए पहली बार आया है 20, उसके बाद आया है 16, उसके बाद आया है, कहोगे देखिए पहली बार आया है 20, उसके बाद आया है 16, उसके बाद 12 आया है, उसके बाद आएगा 8। तो इस प्रकार देखा जाए तो किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर तो सेम है। और जब किसी भी समांतर श्रेणी के कहोगे देखिए जब किसी भी सीरीज के दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम है, इसलिए ये कुछ और नहीं है, एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो मुझे इस समांतर श्रेणी के 100 टर्मों का योग निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये जो समांतर श्रेणी इसका पहला टर्म हमारा 20 है, दूसरा टर्म 16 है, तीसरा टर्म 12 है। ठीक है, आप मुझे बताइए इस समांतर श्रेणी का आखिरी टर्म क्या होगा। कभी देखिए मैंने कहा मुझे ये मत बताइए, आप बताइए इस समांतर श्रेणी का आखिरी टर्म क्या होगा, 100वां टर्म क्या होगा। देखिए अगर मैं पहले टर्म को भूल जाता हूं तो कुल मिलाकर 99 टर्म बचेंगे, 99 टर्म बचेंगे। मैंने कहा हाँ, तो देखिए अगर मैं पहले टर्म को भूल जाता हूं तो 99 टर्म बचेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो हर टर्म पर 4 की कमी हो रही है, 4 की कमी हो रही है। तो इस प्रकार देखें तो 99 टर्म पर 4 निमे 36 के 6 3 कैरी, 4 निमे 36 36 396 की कमी हो गई होगी, 396 की कमी हो गई होगी। हाँ, तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 100 टर्म है। अगर मैं पहले टर्म को भूल जाता हूँ तो 99 टर्म बचेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो हर टर्म पर 4 की कमी हो रही है, तो 99 टर्म पर 396 की कमी हो गई, 396 की कमी हो गई। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो हमारा 100वां टर्म है, 100वां जो टर्म है पहले वाले टर्म से 20 कम है, पहले वाले टर्म से 396 कम है। क्या है, 396 कम है। अगर दोस्तों 100वां जो टर्म है पहले वाले टर्म से 396 कम है, तो 100वां टर्म है क्या, कहोगे घटा दीजिए। अब 396 घटाएंगे, जब 396 घटाएंगे तो माइनस का ही तो आएगा, कहोगे हाँ माइनस का ही आएगा। तो मैंने घटाया 6 और 9 में से 2 घटाया 7 और 376। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब ये है कि जो 100वां टर्म है वास्तव में 376 क्या है, 100वां टर्म जो है 376। कोई दिक्कत की परसेंट कहोगे नहीं, कोई दिक्कत की परसेंट नहीं। ठीक है दोस्तों, मुझे पता चल गया कि ये जो समांतर श्रेणी है इसका पहला टर्म है 20 है, दूसरा टर्म है 16 है, तीसरा टर्म 12 है और आखिरी जो टर्म है 376। ये मुझे बात पता चल गई। मुझे पता चल गया कि भैया इस समांतर श्रेणी का जो आखिरी टर्म है 376 है और पहला टर्म हमारा 20 है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियरिटी है, कहोगे हाँ यहाँ सारी चीजें क्लियर हो गई। दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो समांतर श्रेणी है इसका औसत क्या होगा। देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत होता है पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर होते हैं। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए यहाँ पर देखा तो इस समांतर श्रेणी का आखिरी टर्म 376 है और पहला टर्म देखा जाए तो 20 है। और मैं अगर इनका जोड़ करता हूं तो आएगा 6, 7 में से 2 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5, हाँ, और 7 में से 2 जाएगा 5 और 3 तो वैसे रहेगा। तो इस प्रकार देखा तो इस समांतर श्रेणी का जो औसत होगा, ये होगा, इस समांतर श्रेणी का औसत ये होगा। हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर ये जो समांतर श्रेणी जो लिखी गई है, ये जो समांतर श्रेणी है इसका औसत ये है, तो इसका मतलब ये क्या है, अगर इसका मतलब ये है कि ये जो 100 टर्म है अगर इनका औसत ये है तो इसका मतलब ये है कि ये जो 100 टर्म है इनमें से प्रत्येक की वैल्यू ये है। हाँ, एक बात बताइए देखिए दोस्तों, 100 टर्मों में से प्रत्येक की वैल्यू इतनी है, तो 100 टर्मों की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 टर्मों की वैल्यू वास्तव में इतनी होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। माइनस का आएगा, ठीक है, घटाएंगे तो माइनस का ही आएगा, जोड़ेंगे तो माइनस का ही आएगा। ठीक है, अब दोस्तों मुझे इसे करना है, अब दोस्तों मुझे इसे सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, 2 से अगर मैं 1 मिनट रुकिए, मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ। 2 एक अनंत 2, 2 एक अनंत 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और डबल जीरो लगाऊंगा तो क्या है, यही निकल कर आएगा। हाँ 17800 निकल कर आएगा। मतलब देखा जाए तो ये जो 100 टर्मों की जो वैल्यू होगी वास्तव में माइनस 17800 होगी, होगी। अगर तो 100 टर्मों की वैल्यू -17800 होगी तो मैं कह सकता हूँ कि जो 100 टर्म लिखे गए हैं इनका योग जो होगा -17800 होगा, -17 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट और
अगर आपके सामने क्वेश्चन भी आते हैं इस प्रकार के, तो आप इसका प्रयोग करिए। जितना आप प्रयोग करोगे, आज जितना आप प्रयोग करेंगे, उतना आप निखर कर आएंगे। ठीक है, जितना आप प्रयोग करेंगे इस कॉन्सेप्ट का, उतना अच्छा आप निखर के आएंगे। और मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा ये मेथड। ठीक है, जिससे आपको फॉर्मूले का जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फॉर्मूला याद है अच्छी बात है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है हर चीज पे अप्लाई होता है, तो आप कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार।